हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आईपी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 क्लास 12th के बारे में। और आज ये हमारी जो है यूनिट होगी आज की क्लास में, जो हम कवर करेंगे चैप्टर 6 एनसीईआरटी बुक के अनुसार। चैप्टर का नाम है सोसाइटियल इम्पैक्ट्स। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आज चैप्टर 6 में से जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं क्लास में, उनके नाम से डेटा प्राइवेसी, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड वायलेशंस ऑफ आईपीआर। और ये हमारी 4th क्लास है। इससे पहले यानी कि जो हमारी 3rd क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नेट एटिकेट्स, सोशल मीडिया एटिकेट्स एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स के बारे में मैंने 2nd और 3rd क्लास में आपसे डिस्कशन किया था। और ये आज हमारी 4th क्लास है। इसके शुरू करते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है, ये सेशन 2022-23 के लिए आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए करवाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा प्रोटेक्शन। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना है। डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स टूल्स एंड पॉलिसीज to actually restrict access to the data which we stored digitally। जो भी हम डेटा अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटली अपना डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को सेव करते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन इज ए सेट ऑफ स्ट्रेटजीज एंड प्रोसेस you can use to secure the privacy, availability, integrity of your data. A data protection strategy is vital for any organization that collects, handles or stores sensitive data. डेटा प्रोटेक्शन क्या है? एक स्ट्रेटजीज का सेट है, एक प्रोसेस का सेट है, जिसमें हम उन सभी प्राइवेसी टूल्स के बारे में, उन सभी इंटीग्रेशन के बारे में, डेटा सिक्योरिटी के बारे में, डेटा प्रोटेक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि कितने तरीके से किसी भी यूजर्स का डेटा किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल भी हो, पर वो उसकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो जिस इंफॉर्मेशन का एक्सेस करने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, वो उसका मिसयूज भी ना हो। This is known as data protection. When we use these policies or restrictions to access that data for any user on the digital platform, this concept is known as data protection. इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप जो है सीबीएसई बोर्ड का या किसी एग्जाम फॉर्म भरते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे बोर्ड को भेजी जाती है फॉर्म में फिल करने के बाद, वो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लीक ना करे, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी स्टूडेंट के लिए वो मिसयूज का कारण बन सकती है और उसके कारण उस स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों के लिए जो वहाँ पे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन। अगला आता है आपका डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन में अंतर होता है। तो देखिए डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी डिफाइंस हु हैज टू एक्सेस दैट डेटा। डेटा प्राइवेसी डिफाइन करता है कि किस प्रकार का डेटा अदर यूजर्स के द्वारा एक्सेस करा जा सकता है। डेटा प्राइवेसी इज ए गाइडलाइन for how data should be collected or handled based on its sensitivity and importance। डेटा की सेंसिटिविटी को, डेटा की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और डेटा की प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किसी भी बल्क में कैटेगरी से डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको हैंडल करने का एक बहुत बड़ा रूल होता है, जिसमें मेन फोकस यही होता है कि किसी भी व्यक्ति की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या किसी भी व्यक्ति की कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस कोई भी दूसरा व्यक्ति आसानी से ना कर सके।
डेटा प्राइवेसी इज अप्लाइड टू पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन। डेटा प्राइवेसी में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती हैं जो आपकी प्राइवेट डेटा, सेंसिटिव डेटा कही जाती हैं? हेल्थ इंफॉर्मेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, यूनिक नंबर, आईडी नंबर, आपका बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, दीज ऑल द इंफॉर्मेशन of any user are known as personal identification information, or any personal health related information are also known as sensitive information, which are not allowed to access for other users, including your relatives, your friends or classmates. This concept is known as data privacy. आगे आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिव डेटा। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैं डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी टर्म्स आपको डेफिनेशन यहाँ समझा रहा हूँ उनको आप ध्यान से समझिए और सभी टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सेंसिटिव डेटा क्या होता है? सेंसिटिव डेटा इज द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन that must be protected and inaccessible to the third party or the outside party. सेंसिटिव डेटा एक वो डेटा है जिस डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी से, अनऑथराइज यूजर्स को एक्सेस करने से प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस डेटा इज नोन एज सेंसिटिव डेटा। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, सेंसिटिव डेटा इज डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड पर्सन। सेंसिटिव डेटा उस डेटा को डिफाइन करता है जिसमें वो सभी इंफॉर्मेशन होती हैं जो थर्ड पार्टी से या अनऑथराइज यूजर से या अननोन पर्सन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको सिक्योर करते हैं। एग्जांपल, योर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, फोटोज and phone number, email ID, your personal information, health information, bank account number, ATM pin, all these are the sensitive data. All these information cannot be shared to any other person or can be protected or should be protected for all the users to access for the unauthorized person or the third party person. This concept is known as sensitive data. To maintain the privacy of sensitive data, we need to implement some security methods. Students, sensitive data को प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, सेंसिटिव डेटा की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हमें पास कुछ सिक्योरिटी मेथड्स हैं जिनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए। उन मेथड्स के नाम यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मेथड्स के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं जो आपको दिए गए हैं यहाँ पे। दिस मेथड्स आर नोन एज इंक्रिप्शन मेथड, डिक्रिप्शन मेथड, ऑथेंटिकेशन एंड मास्क्ड मेथड। स्टूडेंट, वैसे तो आपको इन मेथड्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर मैं आपको शॉर्ट में इनके बारे में बता दूं। इंक्रिप्शन मेथड इज ए मेथड इन विच व्हेन वी save the data or any other person or the unauthorized person want to access the data, this data is encrypted, means converted into another coding language which is not accessible or readable to the unauthorized user. Decryption method is the opposite of the encryption method, to which person you want to access your sensitive information or sensitive data. When that person or a user access your data, that data is decrypted for that user to read the proper information. And authentication means your data is authenticated or not. The validation method you can apply there. There are various types, but we do not need to discuss in detail all these types of method. And the last method is known as masked method, in which we hide your information. That is, we talk about the mobile number of any user, so only 2 digits or 3 digits of the first starting mobile number displayed and other remaining digits are displayed by cross sign X. This method is known as masked method, and all these methods are used for
security of your sensitive information, so that only authorized person can access your data. आगे आता है आपका डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। स्टूडेंट्स, हर एक कंट्रीज में यूजर्स की डेटा को सिक्योर रखने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई जाती है। देखते हैं इसमें क्या है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ईच कंट्री हैज इट्स ओन डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रत्येक कंट्री अपने यूजर्स के, अपने सिटीजन्स के डेटा को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक अपनी अलग पॉलिसी को बनाती है, अपने अलग रूल्स बनाती है। दिस पॉलिसीज आर लीगल डॉक्यूमेंट्स which provide guidelines to the users on processing, storage and transmission of sensitive information। और उन पॉलिसीज में का क्या होता है, वो पॉलिसीज नहीं बल्कि वो पॉलिसी लीगल डॉक्यूमेंट्स का रूप होते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स में गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं सभी सिटीजन्स के लिए, सभी यूजर्स के लिए, जिनमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है डिटेल्ड में कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को, किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति के डेटा को, किसी भी अदर यूजर्स के डेटा को किस तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है, किस तरीके से एक्सेस करा जा सकता है, किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है, और उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आप उन पॉलिसीज का, उन लीगल डॉक्यूमेंट में जो पॉलिसीज की गाइडलाइंस वहाँ पे मेंशन है, अगर आप उनका फॉलो नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दीज आर द डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट में हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। IPR क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, प्रॉपर्टी राइट मतलब अधिकार, यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो संपत्ति है, उस पर हमारा जो अधिकार है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। इफ समवन कम्स विद ए न्यू आइडिया, दिस ओरिजिनल आइडिया इज दैट पर्सन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी संपत्ति खरीदी, कोई भी सामान खरीदा, तो वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति पे उसका अधिकार है। इसी तरीके से डिजिटल नेटवर्किंग का यूज करते समय, डिजिटल प्लेटफॉर्म का या सोशल मीडिया के जमाने में, डिजिटल युग के जमाने में, यदि किसी भी व्यक्ति के पास कोई नया आइडिया आता है, कोई नया डिजाइन डेवलप करता है, कोई नया डिस्कवरी करता है, नया इन्वेंशन करता है, कोई नया विचार आता है पब्लिक के लिए, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल में, तो दिस इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। उस आइडिया, उस विचार को, उस इंफॉर्मेशन को, उस इन्वेंशन को, उस डिजाइन को भी हम एक उस व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहेंगे। इट रेफर्स टू द इन्वेंशंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये इसमें क्या क्या चीजें आपकी शामिल हो सकती हैं? इन्वेंशन, यदि किसी व्यक्ति ने कोई नई चीज जनरेट करी हो। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, उसने कोई नई बुक लिखी हो, नॉवल लिखा हो, कोई ड्राइंग बनाई हो। डिजाइन एंड सिंबल्स, कोई नया डिजाइन बनाया हो, कोई नया लोगो बनाया हो, कोई ब्रांड नेम बनाया हो। दीज आर नोन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट इनेबल्स द क्रिएटर, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इनेबल्स द क्रिएटर टू अर्न फाइनेंशियल बेनिफिट। इन सभी चीजों का यूज करके कोई भी व्यक्ति जो इन सब चीजों को यूज कर रहा है अपनी नॉलेज के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, वो उन सब चीजों की क्रिएशन से, और जो भी उसने इन्वेंशन करी है, जो भी उसने डिजाइन या जो भी आइडिया उसने क्रिएट किया, उसका यूज करके वो पब्लिक प्लेस पर फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ऑल दीज आर एक्सप्लेन्ड वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट इज कॉपीराइट। Copyright grants legal right to the creators for their original work. Copyright एक वो प्रॉपर्टी राइट है जो एक कानूनी अधिकार देता है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उसको क्रिएट किया है। किस टाइप का वर्क क्रिएट किया है? लाइक राइटिंग, यानी कोई भी नॉवल लिखा हो, कोई बुक लिखी हो, कोई भी डायरी लिखी हो, कोई फोटोग्राफ बनाई हो, कोई ऑडियो बनाया हो, कोई सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड किया हो, या कोई लिरिक्स या इस टाइप की कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड की हो जो आज से पहले अभी तक
कोई रिकॉर्ड ना कर सका हो, कोई वीडियो डिजाइन करी गई हो, या कोई भी आर्किटेक्चरल वर्क करा गया हो, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करा हो, या इस टाइप का कोई भी क्रिएटिव वर्क किसी व्यक्ति के द्वारा करा गया हो, अगर वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो यूजर अपने वर्क को दिखा करके गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करवा लेता है, वो कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवा लेता है अपने वर्क पे, तो उसे कानूनी अधिकार दे दिया जाता है कि उसकी बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति उसके वर्क को यूज नहीं कर सकता। इट इज ग्रांटेड टू क्रिएटर्स एंड ऑथर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोडिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन विल बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। स्टूडेंट, जैसे कि आप अभी सब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप कोडिंग भी सीख रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हैं, आप चाहते हैं कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना, पर आप प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करा, आपको कोई एप्लीकेशन मिली जिसकी कोडिंग आपने ओपन करी और आपने क्या करा, उस कोडिंग को कॉपी पेस्ट करके अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया। परंतु कॉपीराइट, अगर वो कोडिंग है और वो एप्लीकेशन कॉपीराइटेड है, जिसने उसको डिजाइन किया, तो उसकी कोडिंग करी है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का आपको कानून के दायरे में आपको आना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं अभी अपनी इन तीनों कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद आपको वायलेशंस ऑफ आईपीआर में इंफ्रिंजमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें अगला आपको बताया जाए राइट्स ऑफ कॉपीराइट होल्डर। कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूजर अपने किसी भी वर्क को, जो भी मैंने वर्क एक्सप्लेन करें, दीज आर द वर्क्स दैट आर द अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉपीराइट ओनली। ये वर्क केवल कॉपीराइट कैटेगरी में ही आते हैं। हर टाइप का वर्क अलग अलग कैटेगरी में आता है, कुछ कॉपीराइट में आते हैं, कुछ पेटेंट में आएंगे, कुछ ट्रेडमार्क में। तो कॉपीराइट कैटेगरी में जितने भी वर्क मैंने आपको बताए हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी यूजर अपने मटेरियल को, अपने वर्क को कॉपीराइटेड करवा लेता है, तो उसको क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं। राइट टू कॉपी ए वर्क, वो अपने वर्क की कॉपी प्रोवाइड करवा सकता है। राइट टू क्रिएट ए डेरिवेटिव वर्क बेस्ड अपॉन इट, उससे रिलेटेड कोई भी वर्क डेवलप कर सकता है, डिजाइन कर सकता है। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ वर्क टू पब्लिक, उसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एंड राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले ऑफ वर्क, इट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉपिंग एंड सेलिंग द वर्क। और पब्लिकली डिस्प्ले कर सकता है अपने टैग के द्वारा, अपने नेम्स के द्वारा, और अदर यूजर्स को कॉपी करने के लिए, उसको सेल करने के लिए, उसका मिसयूज करने के लिए, उसका यूज करने के लिए परमिशन नहीं दे, ये उसको राइट्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करी है। एग्जाम्पल है, द राइटर मुंशी प्रेमचंद होल्ड्स द कॉपीराइट टू हिज नोवेल द टेल ऑफ टू ऑक्शन। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के एक बहुत जाने माने लेखक हैं, आप सभी जानते भी होंगे। उन्होंने अपना एक उपन्यास लिखा था, नॉवल लिखा था इंग्लिश में, जिसको हम बोल सकते हैं, और उपन्यास या जो उन्होंने अपना नॉवल लिखा था, द टेल ऑफ टू ऑक्शन, दो बैलों की कथा, इसको हिंदी में शीर्षक दिया गया था। जब उन्होंने उस शीर्षक को, उस नॉवल को लिखा, दो बैलों की कथा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं द टेल ऑफ टू ऑक्शन, इफ एनी वन ऑफ द यूजर from all of them or about them and used the parts or some parts of that novel in our book without the permission of that writer, means that is Munshi Premchand, it would be an infringement of the writer's copyright। यदि हम मुंशी प्रेमचंद लेखक जी के बिना परमिशन के या उनके कॉपीराइट इन कानूनों का पालन न करने, या उन्हें बिना पेमेंट करे, या उनसे बिना लाइसेंस प्राप्त करे, हम उनके नॉवल का कुछ हिस्सा अपनी बुक में, अपने डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं, या उसको कॉपी करते हैं, उस पूरे नॉवल के कंटेंट को, तो हम कॉपीराइट के इंफ्रिंजमेंट में हम आ जाएंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इफ समवन यूज पार्ट ऑफ दैट नॉवल विदाउट द परमिशन टू यूज अदर्स कॉपीराइटेड मटेरियल, वन नीड्स टू ऑब्टेन ए लाइसेंस और परमिशन फ्रॉम देम। यदि आप ऐसा यूज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक, या तो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी या लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपका यूजर आईडी पासवर्ड से आपको ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के रूप में बताना पड़ेगा कि आप उनके कंटेंट का मिस यूज नहीं करेंगे, आप कहाँ यूज करेंगे, आपको उनके उसको यूज करने के लिए उनके लिए पेमेंट भी देनी पड़ सकती है। अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं उनसे परमिशन लेने के लिए। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी भी मटेरियल को
कहीं से भी इंटरनेट से भी किसी वेबसाइट से भी अगर आप उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपको पहले चेक करना चाहिए कि वो मटेरियल जिसको हम कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं वो जिसके द्वारा वो वहाँ पे अपलोड किया गया, जिसके द्वारा वो एडिट किया गया, वो आपको परमिशन देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता है। अगर वो नहीं देता और आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के दायरे में आ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पेटेंट। दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ द आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पेटेंट, पेटेंट में पढ़ेंगे हम। ए पेटेंट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कॉपीराइट में किन किन मटेरियल्स का यूज करते हैं, किन किन वर्क का यूज करते हैं, इसी तरीके से पेटेंट में कोई सी भी यूजर के द्वारा यदि कोई न्यू इन्वेंशन करी जा रही है, कोई नया प्रोडक्ट डिस्कवर किया जा रहा है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में। डिजाइन का मीन्स केवल ये नहीं कि आपने कोई डिजाइन बना दिया, मीन्स कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, कोई नया फंक्शन बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, कोई नया डिस्कवरी करनी है और वो फंक्शनिंग कैसे करेगी आपको ये भी एक्सप्लेन करना है और फंक्शन करते समय फंक्शनिंग करवा के भी दिखानी है। द इन्वेंटर नीड्स टू अप्लाई फॉर पेटेंट ऑफिस और हर इन्वेंशन। तो उस केस में इन्वेंटर को, उस यूजर को अपने इन्वेंशन को सिक्योर करने के लिए, पेटेंट करवाने के लिए आवश्यकता है। व्हेन ए पेटेंट इज ग्रांटेड, जैसे ही एक पेटेंट ग्रांटेड होगी, यानी कि उस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पेटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसका प्रोडक्ट जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा, पेटेंटेड हो जाएगा। द ऑनर गेट्स राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन। अब वो व्यक्ति जिसने वो क्रिएट किया है उसके पास अधिकार मिल जाएगा भारत सरकार की तरफ से कि वो व्यक्ति, वो यूजर अदर यूजर्स के लिए वो प्रोडक्ट, वो इन्वेंशन कैसे प्रोवाइड करवाना चाहता है, उसे बेचना चाहता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, या उसके बेसिस पर वो लाइसेंस देना चाहता है या पेमेंट देना चाहता है। दिस इट ही और शी हैव अ राइट टू प्रोवाइड द परमिशन टू use that product or that invention which is created by him or herself. It gives full control to the patentee। ये पेटेंटी को, यानी कि जिसने वो क्रिएट किया, उसको पूरा अधिकार देता है टू डिसाइड करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, वेदर और हाउ इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर, कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, जो उसके द्वारा इन्वेंशन क्रिएट की गई है, इन्वेंशन डिजाइन या कोई नया प्रोडक्ट बनाया गया और दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो कैसे प्रयोग किया जाएगा। इट इनकरेजेस इन्वेंटर टू शेयर देयर साइंटिफिक फाइंडिंग्स विद अदर्स। दूसरे, ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल प्रोडक्ट को यूज करने के लिए परमिशन दे, उसने उस बनाने के लिए क्या साइंटिफिक प्रैक्टिस का यूज किया रहा था, किस प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज करी, क्या 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 लॉजिक उसने यूज करे, किस प्रकार की कोडिंग्स उसने यूज करी, वो इन सब चीजों को नाम बताइए, उसका अधिकार है। परंतु एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर 20 years आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज्ड। स्टूडेंट, पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, कोई भी यूजर, कोई भी पेटेंटी के द्वारा कोई भी तो प्रोडक्ट पेटेंट करवाया जाता है, वो केवल पेटेंट 20 साल तक, 20 years तक ही रहता है। 20 years के बाद जमाना बदलता जाता है, जनरेशन चेंज हो जाती है, युग चेंज हो जाता है, न्यू जनरेशन आ जाती है, न्यू डेवलपमेंट हो जाता है, तो नए जमाने, न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वो प्रोडक्ट है वो इतना पॉपुलर नहीं रह पाता है जितना 20 years पहले उसको क्रिएट किया गया था। तो 20 years बाद वो प्रोडक्ट पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पेटेंट। आगे पढ़ते हैं। अगला आपका जो थर्ड कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दिस इज नोन एज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में हम पढ़ेंगे, इट इंक्लूड्स सिंबल, वर्ड, नेम, डिजाइन, स्लोगन एंड लेबल। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी सिंबल डिजाइन किया, कोई भी चिन्ह डिजाइन किया जो अभी तक डिजाइन ना करा गया हो, जैसे हम देखते हैं रुपीज को पहले हम RS के फॉर्म में लिख पाते थे, और आज के समय में पिछले कुछ सालों से हम रुपए का साइन यूज कर रहे हैं, रह करके, जो हिंदी में हम यूज करते हैं। कोई भी वर्ड
लिखा हो, डिजाइन करा हो, जो आज तक वो वर्ड डिजाइन ना करा गया हो। डिजाइन, कोई भी नया डिजाइन बनाया हो, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, कोई भी एंड्रॉयड ऐप डेवलप करते हैं, या कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस पर काफ़ी क्रिएटिव डिजाइन आजकल आ रहे हैं। तो उस टाइप का कोई डिजाइन क्रिएट किया हो, जो स्लोगन लिखा हो, जो आज तक किसी के द्वारा लिखा ना गया, और वो पब्लिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो और उसका कुछ बेनिफिट हो, तो हमारे सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, या कोई लेबल या कोई डिजाइन बनाया गया हो, या कोई लोगो बनाया गया हो, किसी ब्रांड नेम बनाया गया हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपने आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे अपना एक लोगो यूज किया है, तो इस चीज के लिए कोई लोगो बनाया हुआ दैट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड ऑफ एनी कमर्शियल एंटरप्राइजेस फ्रॉम अदर ब्रांड। एक वो स्लोगन या वो ब्रांड या वो लोगो जो किसी अदर ब्रांड से, घरेलू मिलती जुलती इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइजेस फर्म से अलग, मेरी प्रोडक्ट को, मेरी इंडस्ट्री को, मेरी एंटरप्राइजेस फर्म को अलग शो करता है। एग्जाम्पल, नो कंपनी अदर देन नाइक कैन यूज द नाइक ब्रांड टू सेल शूज और क्लोथ। स्टूडेंट, आप सभी ने नाइक ब्रांड का नाम सभी ने सुना होगा, उसके शूज भी आते हैं और क्लोथ्स भी आते हैं। तो जो नाइक ब्रांड है, उसका जो नाइक लोगो है, अगर वही लोगो में एडिटिंग या मॉडिफिकेशन करके, स्लाइटली एडिटिंग और स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके कोई अदर कंपनी, लोकल कंपनी, कोई व्यक्ति उसको यूज कर रहा है और उसका टैग लगा करके वो अपने शूज और क्लोथ्स बेच रहा है, और ऐसा करते हुए को वो पकड़ा जाता है, तो जो नाइक ओरिजिनल कंपनी है, वो उस व्यक्ति पर जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो फ्रॉड कर रहा है, जो गलत यूज कर रहा है उसके लोगों का, उस पे इलीगली रूप से क्लेम कर सकती है कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे इतने रुपए का नुकसान हुआ। इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम यूजिंग ए कंफ्यूजिंगली सिमिलर मार्क। तो आपको यह ध्यान में दिया जाता है और बताया जाता है कि आप जब भी कोई नया ब्रांड बनाएं, कोई नया लोगो बनाएं या स्लोगन लिखें, या कोई नया नेम बनाएं, नया नेम लिखें, या कोई सिंबल बनाएं, तो उससे मिलता जुलता जो पहले कभी स्लोगन बना हो, लोगो बनाओ, सिंबल बनाओ या वर्ड बनाओ, उसमें जो वर्ड्स या फ्रेजेज हम यूज करें हैं वो कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में आम लोगों को इन सब चीज़ों का परेशानी का सामना करना पड़े। जैसे नाइक, सिंपल स्पेलिंग जो होती है उसकी वो ये मैंने यहाँ पर दर्शाई गई है, NIKE। और जो कुछ यूजर्स जो हैं, कुछ लोकल कंपनीज जो हैं, इस नाम से भी अब उस नाइक के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, परंतु ऐसा हम नहीं कर सकते। दिस इज द concept of trademark. If any one of the other user use or try to use that concept, this is the infringement of the trademark. चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, लाइसेंस प्रोवाइड करना। देखते हैं इसमें क्या होता है। लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट। ए लाइसेंस इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ परमिशन एग्रीमेंट बिटवीन द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क परमिटिंग समवन टू यूज देयर वर्क जनरली फॉर सम प्राइस। लाइसेंस एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रिएटर और यूजर के बीच में, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रजिस्टर्ड रूप में एक एग्रीमेंट होता है कि इतने समय तक मैं आपके इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा, तो आप मुझे इतने समय के लिए लाइसेंस दे दीजिए। उसके लिए उसे कुछ प्राइस भी देना पड़ता है, तो उतने समय के लिए वो लाइसेंस वो देते थे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि आप एंटीवायरस अपने सिस्टम में यूज करते हैं, तो एंटीवायरस जब हम परचेज करते हैं तो वो 1 ईयर के लिए मोस्टली हम लेते हैं, तो 1 ईयर के बाद डेट टू डेट ऑटोमेटिकली उसका लाइसेंस कंप्लीट हो जाता है, तो हमें लाइसेंस यानी कि दोबारा उसको रिन्यूअल करवाने के लिए हमें क्या करना, पेमेंट करना होता है। दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ लाइसेंसिंग। अगला टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर लाइसेंस। इसी तरीके से हम जो भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज के समय में यूज कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का वर्क करने के लिए, अलग अलग प्रकार की अपने सिस्टम पे एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग डेवलप करने के लिए, सीखने के लिए, these are the license there. Software license is an agreement which provides legally binding guidelines pertaining to the authorized use of the digital material.
सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो कानूनी रूप से गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ऑथराइज्ड यूजर्स को, जो व्यक्ति उसके सॉफ्टवेयर का मिसयूज नहीं करेगा, उसको कुछ गाइडलाइंस, उसको कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हुए उसको वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए परमिशन देता है। इट में इंक्लूड एनी सॉफ्टवेयर और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो सॉफ्टवेयर ही हो, किसी एक प्रकार की आर्ट भी हो सकती है, डिजाइनिंग भी हो सकती है, ड्राइंग भी हो सकती है, कोई लिटरेचर, फिक्शन या लिटरेचर आपका हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकती है इन डिजिटल फॉर्म, परंतु ध्यान रखें ये सारी चीजें आपकी डिजिटल फॉर्म में ही होंगी। इसी डिजिटल फॉर्म होने की वजह से इसको यहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का कंसेप्ट का नाम दिया गया है। एनी रिसोर्सेज पोस्टेड ऑन द इंटरनेट मस्ट बी डाउनलोडेड, यूज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। आप उस यूजर्स के द्वारा जो भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप उनको डाउनलोड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस या जो गाइडलाइंस आपको यूज करने के लिए प्रोवाइड करवाई गई हैं, उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होगा। या लाइसेंस एग्रीमेंट में जो आपका एग्रीमेंट हुआ, जिन जिन पॉइंट्स पर आपको रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करवाए गए हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस का आपको फॉलो करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, इफ यू फेलियर टू फॉलो सच गाइडलाइंस, it considered as an infringement of intellectual property right। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप आईपीआर के नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आईपीआर एंड इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, और ये एक कानूनी रूप से गलत है और इसका आपको भुगतान भी करना पड़ सकता है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है लास्ट टॉपिक है हमारा आज की क्लास का, वायलेशन ऑफ आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो वायलेशंस हैं, यानी कि अगर आप, जो मैंने आईपीआर में आपको 3 कैटेगरीज में अलग अलग रजिस्टर्ड अपने प्रोडक्ट करवाने के लिए बताए, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दीज आर द वायलेशंस ऑफ आईपीआर। वायलेशन ऑफ आईपीआर में हैपन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो आईपीआर भी स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। तो किसी भी तरीके से उसमें आपका फर्स्ट आता है प्लेगरिज्म। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट वी कैन इंस्टेंटली कॉपी और शेयर टेक्स्ट, पिक्चर्स और वीडियोस। आज के आधुनिकता के और इंटरनेट के जमाने का युग में हम कोई भी व्यक्ति के द्वारा इंटरनेट पर जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बिना किसी सोचे समझे कॉपी किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी पब्लिकली किया जा सकता है। प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क, आइडिया और एज वंस वर्क इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। वो वर्क, जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए गए हैं, वो किसी व्यक्ति का विचार है, किसी व्यक्ति के सुझाव हैं, किसी व्यक्ति की नॉलेज है, किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस हैं, और वो उसका खुद का उस पर अधिकार है कि वो आपको पब्लिक के लिए कैसे प्रोवाइड करे, किस तरीके से वो आपको यूज करने के लिए परमिशन दे। अगर आप उन सभी गाइडलाइंस का फॉलो ना करते हुए आप उसको करते हैं तो आपका जो प्लेगरिज्म के आप दायरे में आ जाएंगे। प्लेगरिज्म एक वो कंसेप्ट है जिसमें आप अगर इंटरनेट रिसोर्सेज से किसी भी कंटेंट को कॉपी करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं, और वो चेकर के द्वारा, आपके टीचर के द्वारा अगर उसको चेक किया जाता है प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर पे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर इन प्रेजेंट टाइम इन द इंडियन मार्केट टू चेक द कंटेंट ऑफ एनी स्टूडेंट और एनी यूजर। तो आप प्लेगरिज्म का शिकार हो जाएंगे और आपके कंटेंट को बिल्कुल क्रॉस कर दिया जाएगा, गलत करार कर दिया जाएगा। इफ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, या जब इंटरनेट से किसी भी कंटेंट को कॉपी करते हैं, बट डू नॉट मेंशन द सोर्स ऑफ ओरिजिनल क्रिएटर, और हम ये मेंशन नहीं करते हैं कि हमने कहाँ से कॉपी करा। आपने मान लीजिए कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई भी फाइल आप लिख रहे हैं, आपने कंटेंट गूगल से उठा लिया और किस वेबसाइट से आप उठाया आपने ये नहीं बताया, देन इट इज टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म।
यदि आप बता देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, अगर आप नहीं बताते हैं, आप कहते हैं कि मैंने खुद से लिखा है और वो बाद में पकड़ा जाता है कि आपने कहीं से कॉपी करा था, दिस इज नोन एज द एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म का आप शिकार हो जाएंगे। If someone derives an idea or a product from an existing idea or a product and present it as a new idea, then it is known as plagiarism. यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के विचार को या प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन करके, एडिटिंग करके उस प्रोडक्ट को अपना नाम देके पब्लिश करवाना चाहता है, दिस एक्ट और दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्लेगरिज्म। सेकेंड वायलेशन आता है आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। When we use other person's work without obtaining their permission to use, or we have not paid for it, यदि कोई भी व्यक्ति क्रिएटर की परमिशन के बिना, उससे बिना लाइसेंस लिए, बिना पेमेंट करे उसके वर्क को यूज करता है, वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के दायरे में आता है। We download an image from the internet and use it in our project, but if the owner of the copyright of the image does not permit it free usage, then use of such image is a violation of copyright. मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, आपने गूगल नेट पे से कोई इमेज उठाई और अपनी फाइल में, अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दी, और वो जिसने वो इमेज डिजाइन करी थी वो आपको परमिशन नहीं देता उसको फ्री में यूज करने के लिए, और आप ऐसा कर रहे हैं, तो दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट। An image on the internet does not mean that it is free of use. यदि इंटरनेट पर कोई भी इमेज, कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी इंफॉर्मेशन पड़ेगी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फ्री में यूज कर सकते हैं। चेक द कॉपीराइट स्टेटस ऑफ द राइटर्स वर्क बिफोर यूजिंग इट टू अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। आपको सबसे पहले उसका कॉपीराइट स्टेटस चेक करने की आवश्यकता है कि वो पब्लिकली फ्री में अवेलेबल है या नहीं है। अगर फ्री में अवेलेबल वो प्रोवाइड कर रहा है वो क्रिएटर जो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के दायरे में आ जाएंगे और उसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और थर्ड आता है आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यदि आप किसी भी ब्रांड के लोगों को, किसी भी स्लोगन को अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं, जिसकी वजह से ओरिजिनल क्रिएटर को, ओरिजिनल ब्रांड को, ओरिजिनल इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। इस कंसेप्ट को ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। आप कानूनी दायरे में फंस जाएंगे। एन ऑनर ऑफ अ ट्रेडमार्क में कमेंस लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन हु इन्फ्रिंजेस इट्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। यदि कोई ओरिजिनल क्रिएटर जो है अगर ऐसा कर देख लेता है कि कोई भी व्यक्ति मेरे ब्रांड का, मेरे स्लोगन का, मेरे सिंबल का यूज करके मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको हवाला के चक्कर कटवा सकता है और आप ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के अंदर में आ जाएंगे और आपको जेल भी हो सकती है। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जो मैंने IPR आपको पढ़ा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनको समझें, इनकी इंपॉर्टेंस को समझें और इनका दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें, और वायलेशंस ऑफ IPR को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ें। और ये जो टॉपिक है IPR जो आज क्लास में, 4th क्लास में कवर करवाया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। थैंक यू। आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर एक वीडियो टाइम पर मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।